अस्सलाम वालेकुम। EDU 406 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये सब्जेक्टिव के हवाले से होगी वीडियो। तो इस फाइल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना वो पास्ट पेपर में पहले आ चुके हैं, तो आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इस बार भी चांसेस हैं कि ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सबसे पहले है कि प्रोसेस ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन। पेयर बेसिकली उर्दू में बोलते हैं जो हम पल्ला हो या हम मुकाबला हो ना उसको बोलते हैं। तो हमने प्रोसेस को डिफाइन करना है, उसमें ना 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्लानिंग, नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन, 3 पे फीडबैक आता है, 4 पे रिफ्लेक्शन एंड 5 पे फॉलो अप। ये 5 स्टेप्स की सीक्वेंस जो है ना वो एज इट इज आप लिखेंगे वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब डिटेल में अगर देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर और टीचर होगा ना वो डिस्कस करेंगे गोल को, जो उन्होंने गोल सेट किया होगा। उसके बाद ऑब्जर्वर जो होगा ना वो अटेंड करेगा क्लास को और फिर डिटेल नोट्स लेगा टीचर से। उसके बाद फिर से उनकी मीटिंग होगी और जो ऑब्जर्वर होगा ना वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। फिर टीचर उसको देखेगा, उसके फीडबैक को रिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कि कौन उनको सजेशन देगा कि कौन कौन सी मतलब कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लास्ट में होगा कि फॉलो अप ऑब्जर्वेशन, ये लास्ट स्टेप होगा। तो इस तरीके से आपने स्टोरी की तरह इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है। ये जो अगर 5 मार्क्स का आता है, तो अगर 3 मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा आपने शॉर्टकट लेना है और सबसे पहले ये जो स्टेप्स है ना 5 ये आप जरूर मेंशन करेंगे, उसके बगैर आपका ये आंसर ठीक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में 3 स्टेजेस ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी। अच्छा, इसमें देखिए जो डेटा कलेक्शन, नोट टेकिंग और कोडिंग मेमोराइजिंग है ना, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एक ही साथ होती, सिमल्टेनियसली का मतलब एक ही वक्त में ये तीनों चीजें होती हैं, डेटा कलेक्शन, नोट टेकिंग और कोडिंग एंड मेमोराइजिंग। उसके बाद जो होता है ना सॉर्टिंग जो होकर होती है, वो जो पहली सारी कैटेगरीज सेचुरेट हो जाती हैं उसके बाद सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है और लास्ट में होता है राइटिंग का, जब सॉर्टिंग भी हो चुकी होती है। तो इसमें भी आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है कि फेजेस ऑफ द डेवेज एक्सटेंशन टू द मॉडल्स। इसके जो फेजेस है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले जो है ना परप्लेक्सिटी है। इसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड करना या कोई सजेशन देना या फिर आइडिया मतलब कि जहन में आना जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करें। इसको पढ़ के देखिए। लेकिन रिस्पॉन्डिंग टू द सजेशंस एंड आइडियाज दैट अपीयर व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम। इसके बाद आ जाता है इलेबोरेशन, मतलब रेफरिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट आर सिमिलर। और थर्ड पे आता है हाइपोथेसिस, मतलब डिवेलपिंग द सेवरल पोटेंशियल्स एंड हाइपोथेसिस। और फोर्थ पे आता है कंपेयरिंग द हाइपोथेसिस, मतलब फाइंडिंग द सम कोहेरेंस विद इन दीज हाइपोथेसिस। फिफ्थ पे आता है टेकिंग द एक्शंस, मतलब एक्सपीरियंसिंग। और इस तरीके से आपने ये 5 पॉइंट्स बना के ना आपने फेजेस मेंशन करने हैं डेवेज एक्सटेंशन टू द मॉडल्स। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है ना ये सोक्रेटिक के मेथड हमने बताने हैं। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से है कि हाउ डज द सोक्रेटिक मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है स्टूडेंट्स के अंदर या टीचर के अंदर, लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा कि टीचर के अंदर कैसे डेवलप करता है। तो यहाँ पे कैसे ओवरऑल पूछा हुआ है, तो इसको आपने डिफाइन करने से पहले जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो इसको डेवलप करने के लिए बाय इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग, ये 2 लफ्ज़ आपने जरूर मेंशन करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट से जब आप क्वेश्चन करेंगे, डायलॉग करेंगे, तो उनके अंदर जो थिंकिंग होगी ना वो थोड़ा सा डीप हो जाएगी, चैलेंज एब्जम्पशंस भी आएंगी और एक्सप्लोर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आएंगे। इस तरीके से उनके अंदर जो एबिलिटी होगी ना टू एनालाइज, रीजन एंड आर्टिकुलेट देयर थॉट्स क्लियरली, वो बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगी, ये वाली एबिलिटी जो है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इन शॉर्ट यही कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ही बोलते हैं। और हमने ये बताना था कि सोक्रेटिक मेथड कैसे हेल्प करते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड के लिए आपने ये वाली बात जरूर याद रखनी है कि बाय इनकरेजिंग द क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। टीचर ग्रोथ मॉडल क्या होता है। देखो, वैसे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लगता बहुत आसान है, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते ना फिर वो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारे उतने मार्क्स नहीं आए जितना हम लिख के आए हैं। टीचर ग्रोथ मॉडल क्या होता है। ये फोकस करता है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर थ्रू द सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग, कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। अब इन वर्ड्स का मुझे मेरा ख्याल है आपको अलग अलग से वैसे पता होगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपने ही एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा जाए, गोल सेटिंग पहले से ही प्लानिंग कर ली जाए, कोलैबोरेशन मतलब आपस में कोलैबोरेट करना। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज करें या ट्विटर या यूट्यूब, आप किसी को फॉलो करें और इन रिटर्न आप वो भी आपको फॉलो कर दे, तो मतलब आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। और फीडबैक वही होता है जो कि हमारे पास बाउंस बैक होकर रिएक्शन आता है, उसको फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना टीचर ग्रोथ मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। टीचर आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट, वो टीचर आइडेंटिफाई करता है कि मैंने कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, और बस यही वाले स्टेप्स जो है ना वो आगे फिर मजीद बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं।
नेक्स्ट है कि नेम द 6 फेजेस ऑफ डिवे एक्सटेंशंस मॉडल। तो इसके हमने नेम बतानी है जस्ट। सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन करना, प्रोपोजिंग अ सोल्यूशन, टेस्टिंग द सोल्यूशन, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट एंड रिफ्लेक्टिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट है कि what are the three principles of the supervision। तो इसके जो 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, सबसे पहले है सपोर्ट, नंबर 2 पे है गाइडेंस एंड नंबर 3 पे है फीडबैक। अच्छा, इस तरह से जब क्वेश्चन आए ना कि जब 3 प्रिंसिपल 4 स्टेजेस या इस पॉइंट्स में कुछ पूछा हो तो आपने पॉइंट्स बना के आंसर करना होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में ये भी मैनुअल तरीका है लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है। टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट आउटकम्स। और उसका आगे नेक्स्ट बेनिफिट भी बता दिया कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना वो किस चीज़ में मतलब हेल्पफुल होते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं टीचिंग प्रैक्टिसेस को और स्टूडेंट आउटकम्स को। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी रिपीट है। हाउ द सोक्रेट्स मेथड हेल्प इन टीचर डेवलपिंग। देखो अभी यहाँ पे बात आ गई है ना, है तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सोक्रेटिक मेथड की बात करें आप फौरन से लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन आप पूरा इसको पढ़ें। यहाँ पे बता रहे हैं कि टीचर्स के अंदर कैसे डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। अब यहाँ पे वही वाला आंसर उसका सेम बन रहा है, थोड़ा सा मोल्ड करके, इनकरेजिंग द क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग and critical examination of beliefs, helping the student to develop the independent and reflective thinking skills। ठीक है, टीचर के लिए भी वही सेम बता रहे हैं। What is the teacher growth model? बेहतर यही है कि वैसे आप इसको अलग से सर्च करके ना देख लीजिएगा कि टीचर और स्टूडेंट के अंदर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। वो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज अ टीचर ग्रोथ मॉडल, ये क्या होता है? इसको पढ़ते हैं। ये एम्फोसाइज करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एंड इन्वॉल्विंग द टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर द इम्प्रूविंग द स्टूडेंट आउटकम्स। अच्छा स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको करना चाहिए, सपोर्ट मुझे करना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरी वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करती होंगी। और एक बात ये कि सिर्फ व्यू की ऑडियंस ही हमारी इकलौती ऑडियंस होती है, कोई आउटसाइडर तो हमारी ये वीडियोस देखते ही नहीं है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की वीडियोस तो नहीं होती, जैसे एकेडमिक होती हैं। व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ द डेविस रिफ्लेक्टिव साइकिल। 5 फेजेस बताने हैं, वही वाले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि इसमें जो है एक्सपीरियंसिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग है, प्लानिंग है और टेस्टिंग एंड सॉल्यूशन है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट के अंदर फॉर्मिंग आता है, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉइंग। ठीक है, ये वाले 5 स्टेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और अभी मैंने वैसे जीपीटी ओपन नहीं किया हो, वरना मैं आपको इसकी डिटेल भी समझा देती कि इसके स्टेप्स के मज़ीद डिटेल किया, तो आप इसकी मज़ीद डिटेल खुद देख लीजिएगा। लेकिन ये 5 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आते हैं। वाई इज़ द टीचिंग सीन एज द आर्ट ऑफ द रेदर देन द साइंस। अच्छा, टीचिंग को एज अ आर्ट हम क्यों समझते हैं, साइंस क्यों नहीं समझते? वैसे साइंस की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम पढ़ लें तो उसको बोलते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं साइंस। और आर्ट जो होता है कोई मतलब कि फन होता है। ठीक है, किसी मतलब साइंटिफिक मेथड को यूज करके हम कोई चीज़ क्रिएट करें तो उसको हम आर्ट बोलते हैं। ये वैसे इन दोनों में मैंने अलग से डिफरेंस बता दिया, लेकिन हम टीचिंग को एज अ आर्ट क्यों देखते हैं, इसका जवाब देखें। इज सीन एज अ आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिविटी। वही बात हो गई ना कि हम इन वाले साइंस के मेथड्स को यूज करके कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो आर्ट बन जाती है। इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल इंटरेक्शंस दैट गो बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड थ्योरीज एंड मेथड्स। क्योंकि साइंस के अंदर जस्ट थ्योरीज और मेथड्स को हम स्टडी करते हैं, लेकिन आर्ट के अंदर हम उनको यूटिलाइज करके कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। इस वजह से जो टीचिंग है ना वो आर्ट है। ये बहुत डीप क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस किया। What does it mean for the teacher to be a lifelong learner? Being a lifelong learner means that the teacher continuously seeks the knowledge, improves their skills। मतलब टीचर को भी मुसलसल लाइफ टाइम सीखते रहना चाहिए। अगर टीचर ज़्यादा मतलब चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं, अगर उनको अडॉप्ट नहीं करते तो स्टूडेंट को अपने साथ फिर कैसे लेके चलेंगे, तो ये चीज़ ज़रूरी है। What is the difference between the homogeneous and heterogeneous? Homogeneous का मतलब ये होता है कि group that are similar in nature and characteristics। तो उसको homo mean वैसे भी same होता है and hetero mean different होता है। While the heterogeneous refers to the diverse groups with the varied characteristics। मतलब groups भी diverse होंगे, diversity होगी, उसके अंदर variety होगी और उसके अंदर characteristics भी vary करेंगी, change करेंगी। ठीक है। What are the dialogue diaries? Diaries क्या होती हैं? Are the reflective journals होते हैं। देखो एक दो वर्ड से ही पूरा आंसर हमारा बन जाता है, अगर सिर्फ हम इतना भी याद कर ले तो बाकी आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। दैट इनकरेज द ऑन गोइंग डायलॉग्स बिटवीन द टीचर एंड देयर थॉट्स। ओके, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी? ये हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा।
इसकी जो स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं जो कि हमने पहले भी मेंशन किए, कोडिंग, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग एंड सिलेक्टिव कोडिंग टू बिल्ड द ग्राउंडेड थ्योरी। अच्छा ये वाला न्यू था, आपने देख लिया इसको। व्हाट आर द डेविस फेजेस, ये पढ़ लिया था। व्हाट इज अ बाउंड मॉडल, बॉर्ड्स मॉडल, सॉरी बाउंड नहीं है, बॉर्ड्स। ये इम्फोसाइज करता है रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सपीरियंस को, फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल एनालिसिस को एंड लर्निंग गेन्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। व्हाट इज अ जॉन्स मॉडल, जॉन्स मॉडल जो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब फोकस करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर, यूजिंग द स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू एनालाइज एंड इम्प्रूव द प्रैक्टिस। व्हाट इज अ हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग मतलब इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, एक तो एनालिसिस है। अच्छा एनालिसिस का मतलब यही होता है कि कोई बिग प्रॉब्लम है ना, उसको हम स्मॉलर स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं कि एनालाइज हो रहा है। और इवेल्युएशन उसके अंदर सिंथेसिस आ गया, और क्रिटिकल थिंकिंग बियॉन्ड बेसिक द मेमोराइजेशन है, जो बेसिक हम चीज़ों को जस्ट याद करते हैं और फिर रिमाइंड करते हैं, उससे आगे जाकर ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि जिसके अंदर एनालिसिस भी होता है, इवेल्युएशन भी होता है, सिंथेसिस भी और क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तो ये हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है। व्हाट इज द मॉरल एथिकल डायमेंशंस इन द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, तो इसकी जो हमारे पास से हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक अकाउंटेबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इंश्योरिंग दैट द टीचिंग प्रैक्टिसेस अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल एथिक्स बोलते हैं कि हर मतलब कल्चर के अंदर ना कुछ रूल्स सेटअप होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे इस्लाम इस्लाम की बात करें तो जैसे झूठ बिल्कुल यहाँ पे झूठ को बुरा समझा जाता है, वैसे तो ये यूनिवर्सल है, लेकिन जैसे यहाँ पे शराब हराम है तो वहाँ पे कुछ मतलब कि वेस्टर्न एरियाज के अंदर शराब जो है ना वो सही समझी जाती है। तो ये एक एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज़ को लेकर। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि जो टीचर हैं, टीचर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड को भी मीट कर रही है या नहीं कर रही, वो भी हम उसके अंदर भी इंश्योरिटी लेकर आते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो वैसे आपको पता है एहतसाब को बोलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को बोलते हैं। व्हाट इज द टीचर ग्रोथ मॉडल, क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ द सोक्रेटिक मेथड्स, इसके 4 स्टेप्स बताने हैं। नंबर 1 पे इंकरेजिंग डायलॉग, इसको हमें इंकरेज करना है, क्रिटिकल एग्जामिनिंग आंसर्स को भी, गाइडिंग द स्टूडेंट टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने 4 पूछा हमसे। नंबर 1 पे है आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवर्ड लुकिंग एंड आउटवर्ड लुकिंग, अब इनका डिफरेंस हमें जानना है। देखो जो इनवर्ड लुकिंग होती है ना, फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, पर्सनल इनसाइट्स के ऊपर। जो आउटवर्ड होती है वो कंसिडर्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रैक्टिस लाइक द स्टूडेंट नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट, इसके स्टेजेस हैं फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, देखो बार बार रिपीट हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको अच्छे से करके जाना है। इसकी सबकी डिटेल जरूर चेक करनी है, ठीक है। मुझे मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहती कि वीडियो में मैं कुछ गलत कह दूँ। वैसे इसमें ये होता है कि पहले टीम बनती है और फिर उनके दरमियान जब टीम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले टीम बनाते हैं, उसको हम फॉर्मिंग बोलते हैं। फिर उनके दरमियान ना किसी पॉइंट को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्टॉर्मिंग बोलते हैं। फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जिस स्टेज को हम बोलते हैं नॉर्मिंग। फिर फोकस कर रहे होते हैं अपनी उसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, कोलैबोरेशन और रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, और लास्ट में ये स्टेप्स आते हैं। तो मिस्टेक हो सकती है मेरी इस वर्डिंग में, आपने जो खुद जरूर चेक करना है। व्हाट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द डेविस मॉडल ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसकी मॉडर्न जो वर्जन है उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं, एक्सपीरियंसिंग, क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, इवेल्युएटिंग सोल्यूशन इन द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन द क्लासरूम, तो टीचर का रोल बताना है। उसके अंदर evaluate करते हैं their teaching, adjust based on the student feedback and continuously strive to improve their practice. Research, action research क्या होते हैं? Action research involves the teacher identifying an issue, ठीक है, और उसके बाद experimenting with the strategies, evaluating the results to improve their practice and student outcomes. What is the 7-step process? इसके अंदर जो है ना 7 स्टेप्स के अंदर सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, फिर एनालाइज करना है डेटा को, फिर फॉर्मिंग हाइपोथेसिस होगा, उसके बाद टेस्टिंग के सोल्यूशन होंगे और इवेल्युएटिंग द रिजल्ट, और लास्ट में होगा रिफ्लेक्टिंग ऑन द आउटकम्स। व्हाट इज द जॉन डेविस मॉडल?
बार बार ये रिपीट हो रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लुकिंग इनवर्ड एंड वर्सेस, ये पढ़ चुके हैं हम. व्हाट इज द 4D एंड 5th D मॉडल. तो इसको पढ़ लेते हैं. 4D जो मॉडल है ना, इसमें डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप एंड डिलीवर होता है. जो 5th D मॉडल होता है ना, उसके अंदर जो 5th स्टेप ऐड करते हैं वो डिटरमिन होता है. मतलब ये 4 स्टेप्स होंगे प्लस आपने कर देना डिटरमिन. तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सुपरविजन. तो टाइप्स बतानी है सुपरविजन की. इसके अंदर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल सुपरविजन, और बस यही टाइप्स हैं. एक तो इंस्ट्रक्शनल है और दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल सुपरविजन. अच्छा, व्हाट इज द प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड पपिल इन द क्लास इन द टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को लेकर हमने बताना है कि टीचर और स्टूडेंट, पपिल स्टूडेंट बोलते हैं, उनके दरमियान हमने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बताना है. उसके अंदर जो चीज़ें आती है कि रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स by assessing their needs, adopting the teaching methods, and fostering environment conducive to the learning. Next one is what are the 3 stages of the BARTS model. इसके 3 stages आपने बतानी है. इसमें नंबर 1 पे है कि attending to the feelings and re-evaluating the experiences, allowing for the critical reflection. What is the professional development planning? ये पढ़ चुके हैं हम. What are the 3 purposes of the action research? इसके जो 3 पर्पसेस होते हैं, to solve the specific problem, improve the teaching practices and enhance the student learning outcomes through the reflective inquiry. What are the 3 principles of supervision? अच्छा, easy questions हैं. What is the teacher growth model? Teacher growth model भी I think पढ़ चुके हैं हम. How does the software help in teacher development? ये भी पढ़ लिया हमने. What is the process of peer practices? Process of peer practice बताना है यहाँ पे. इसके अंदर टीचर वर्किंग टुगेदर टू ऑब्जर्व, गिव फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट द ईयर. तकरीबन सब में वही सेम चीज़ें आ रही हैं, आपने सीक्वेंस वही याद रखनी है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग इन एंड द प्रॉब्लम एज अ रिफ्लेक्टिव. तो इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये पढ़ लेते हैं. टेकिंग इन द प्रॉब्लम हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज, एनालाइज द सिचुएशन डीपली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन हाउ टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस. व्हाट आर द 6 स्टेजेस ऑफ डेविस मॉडल. रिपीटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन तकरीबन रिपीट हो रहे हैं. 4D वाला देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे. होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पढ़ लिया हमने. 6 फेजेस ऑफ डेविड. व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ सुपरविजन पढ़ा है हमने इसको भी. पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च देख लेते हैं, कोई न्यू हो तो फिर मैं कोई स्किप ना हो जाए. वाट्सएप स्टूडेंट को ये फाइल नहीं भी मिलती, वैसे ये फाइल डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट कर रही है, आपको मिल जाएगी. Why the ethical practice fundamental in the action of the research? हाँ, ये पढ़ लेते हैं. एथिकल जो प्रैक्टिस है ना, इंश्योर करती है एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड रिस्पॉन्सिबली. एथिक्स जो है ना, वो बेसिकली वो रूल सेट कर देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आ रही है. अकाउंटेबिलिटी को भी देखते हैं, रिस्पेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स को भी देखते हैं, राइट्स एंड प्रोमोटिंग द फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी इन द रिसर्च प्रोसेस. एथिक्स का बेसिकली हमारा लास्ट में एक सब्जेक्ट था, काफ़ी अच्छा और डिटेल के साथ था, लेकिन उसमें स्टूडेंट लर्निंग जो होती है ना, उसके अंदर अप्लाइंग द थ्योरेटिकल नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर. उसको बोलते हैं कि वर्क बेस्ड लर्निंग है. रियल वर्ल्ड वर्क इन्वायरमेंट होता है और फोस्टरिंग बोथ स्किल इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं, स्किल पे भी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ द वर्क बेस्ड. इसका जो रिजल्टेंट क्या होता है, जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा ना कि वर्क बेस्ड लर्निंग का आउटकम क्या होगा, इसका ये आउटकम होगा कि इम्प्रूव प्रैक्टिकल स्किल्स होंगे, इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी. और वही वाले वर्ड्स हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप खुद से मोल्ड करके लिख लेना. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द गिब्स मॉडल. तो इसके स्टेजेस वही है, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव राइटिंग, न्यू है, इसको पढ़ लेते हैं. इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस है, वंस एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिंग द पर्सनल गोल, डिसीजन एंड एटसेट्रा. अच्छा स्टूडेंट, बस अब इतना काफ़ी है. तकरीबन क्वेश्चन सेम आ रहे हैं. बस आपको आइडिया हो गया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसको देख लें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल एंड मेंटोर. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. मॉडल जो होता है ना, मेथड और फ्रेमवर्क होता है फॉर गाइडिंग बिहेवियर और प्रैक्टिस. जो मेंटोर होता है an experienced individual who, mentor मतलब एक इंसान है, who provide the advice, guidance and support to someone less experienced. जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको गाइड करेगा, मतलब कोच होगा. Describe inward and outward looking, ये भी रिपीटेड है. ओके जी,
कंप्लीट फाइल आपको मैं शो करा देती हूँ, ताकि अगर आपको फाइल ना मिले तो इसका एक आसान तरीका मैं बता दूँ। आपने साथ साथ वीडियो में स्क्रीनशॉट लेते जाना है, आपके पास खुद ही नोट्स बन जाएंगे, गैलरी में स्टोर कर लेना उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।